प्रतिभाग किया और साथ ही मैं एथलेटिक्स में इसी बीच एक दुर्घटना हुई थी हाई जंप के दौरान, तो मेरा हाई जंप बहुत जल्दी छूट गया। विशेष है, बहुत सारे लोगों का स्नेह है, बहुत सारे लोगों का सहयोग है, सबकी वजह से ही खेल पाया। ऐसे मैं सिर्फ अकेले इसके लिए हूँ। ये आपने ऐसा प्रश्न किया, ये अभी तक मेरे घर में भी किसी ने पूछा आज तक। सच बात ये है कि बार बार एक्सीडेंट हुए, कुछ हुआ, उस वजह से रह पाया। खेल के साथ घर में एक बहुत पॉजिटिव वातावरण बनता है, बिल्कुल उसका भी आनंद लेते हैं। यूथ ओलंपिक गेम्स ग्रेटर कानपुर करके, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित हो सके, उन तक भी खेल पहुंच सके। सारे संघों को उस स्तर पे जाके सोचना चाहिए। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये पंक्तियां पुरानी हैं, लेकिन इन पुरानी पंक्तियों को ही गलत ठहरा दिया है शहर की एक ऐसी हस्ती जो शायद किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे साथ में है शहर की एक जानी मानी हस्ती रजत आदित्य दीक्षित जी, जो लगातार खेल से समर्पित होकर के खेल से जुड़ते हुए और एक नए मुकाम पर पहुंच रहे हैं। और आज हम इनसे सीधा मुखातिब होंगे आपके अपने पसंदीदा चैनल एडीएस न्यूज लाइव पर। मैं सुनील चतुर्वेदी, चलते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर। सर नमस्कार। आप इस शहर में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? खेल में एक्चुअली मैं क्लास 3rd में था, तब स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे थे, तो उसमें एक टीचर थे सुशील जी, उन्होंने कहा कि सब लोग एक टी शर्ट मिलेगी और खेलने चलेंगे। तो इस तरह करके वहाँ से मेरा स्पोर्ट्स में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट घर के बाहर हुआ। वहाँ से मेरा 100 मीटर, फिर एक जिले स्तर पे आईआईटी में चैम्पियनशिप हुई थी एथलेटिक्स की, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था अंडर 9 बॉयज़ में। तो उसमें मैं चैम्पियन रहा था स्टैंड जंप, लॉन्ग जंप और 50 मीटर में। इस तरह से स्पोर्ट्स में मतलब स्टार्ट हुआ, मेरा शुरुआत हुई। आपको बता दें रजत आदित्य दीक्षित जी जो हैं कानपुर ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी भी हैं और लगातार तमाम तरीके के खेलों को आयोजित कराने में इनका अहम योगदान और बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। दीक्षित जी ये बताइए कि शुरुआत आपने खेल में खो खो से की, उसके बाद में परिस्थितियां बदली, फिर किस किस तरीके से आपने किन किन खेलों को खेला और कहां पर परिस्थितियां गड़बड़ हुई? मैं शुरुआत मेरी खो खो और एथलेटिक्स से एक साथ हुई थी, पर खो खो में मेरे जिस स्कूल में विद्यालय में पढ़ता था वहाँ पे खो खो में काफ़ी प्रोत्साहित किया जाता था। तो खो खो से मैंने क्लास 6 में पहला नेशनल खेला था पिंपरी चिंचवड में, पूना में जूनियर नेशनल था। उसमें उत्तर प्रदेश टीम का मैं सदस्य बन के गया, तो वहाँ से मेरे नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया। और साथ ही मैं एथलेटिक्स में हाई जंप करता था, हाई जंप और ट्रिपल जंप। तो हाई जंप मेरा ठीक अच्छा होता था, तो हाई जंप में मैंने 9th में जब मैं पहुँचा हूँ तो मैंने SGFI नेशनल में और जूनियर नेशनल में मेरा मेडल लगा था, जिसमें मैंने राष्ट्रीय स्तर पे लगातार 4 वर्षों तक पदक प्राप्त किया हाई जंप में। और इसी बीच एक दुर्घटना हुई थी हाई जंप के दौरान, तो मेरा हाई जंप बहुत जल्दी छूट गया। फिर उसके बाद खेल से जुड़ाव था, डॉक्टर ने खेलने को मना कर दिया, फिर भी खेल से लगाव होने के कारण मैं फिर एक दिन मैदान में ऐसे ही गया था, बच्चे खेल रहे थे, उनको साथ ऐसे दूर से देख रहा था। धीरे धीरे रिकवर करते करते मैंने इंडिविजुअल गेम छोड़ के फिर टीम गेम की ओर डाइवर्ट हुआ और हैंडबॉल में स्टार्ट लिया। फिर हैंडबॉल खेलते खेलते फिर उसमें भी आगे जाके मैंने इंडिया कैंप, उसमें आगे जाके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिला। और इन सब में बहुत सारे लोगों की विशेष है, बहुत सारे लोगों का स्नेह है, बहुत सारे लोगों का सहयोग है, उन सब की वजह से ही खेल पाया। ऐसे मैं सिर्फ अकेले इसके लिए हूँ। सर तकरीबन 25-30 वर्ष पहले शुरुआत आपने शायद की होगी, तो सर उस समय जो है एक मुहावरा चलता था जो भी हमने शुरू में बताया कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये पंक्तियां लगातार चलती थी। जब भी छोटा बच्चा होता था घर में खेलने जाता तो माता पिता कहते थे खेल रहे हो, बस खेलते रहोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने शिक्षा में भी टॉप में रहे हैं, आप खेल में भी टॉप रहे हैं, हालांकि परिस्थितियां गड़बड़ हुई और आज भी आप आधिकारिक रूप से खेल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो संघ है ओलंपिक संघ, उसकी एक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन भी आपके पास, उसके सेक्रेटरी भी आप हैं। तो ये कैसे मैनेज हो पाया सर? उस वक्त जो ये चलता था उस तरीके परिवार को कैसे मैनेज कर पाए आप?
कैसे मना? एक्चुअल में ये मैं भ्रांति आज आप सबके दिमाग से हटाना चाहूँगा। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मुझे लगता है आज के बाद ये लाइन शायद कम होने लगेगी। ये लाइन हमारे भारत की नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में धनुर्विद्या की स्वयंवर और धनुर तोड़ना उठाना इससे विवाह होते थे। तो हमारे समाज में खेल इतना प्राथमिकता में था कि खेल के बिना मतलब खेल विवाह तक में खेल को संबंधित रखा जाता था। लेकिन मुगल आए, बाहर के लोग आए, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ों में ऐसे शब्द जोड़े, ऐसी अपनी विचार डाले, जिससे क्योंकि नवाब शब्द अपने आप में बताता है कि ये कहीं से मतलब एक परिचय दे रहा है कि ये यहाँ की प्रथा में नहीं था। खेल हमारे यहाँ अगर अर्जुन ने का भी विवाह हुआ या रामचंद्र जी का भी विवाह भी हुआ, तो इस तरह का एक प्रमाण मिलता है कि हमारे यहाँ खेल तो बचपन से हर चीज़ में विवाह तक में सम्मिलित किया गया। तो खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब वाला तो यहाँ हम जब मैं खेलता था उस समय इस तरह का विचार लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक कि मैं कोई वो नहीं है कि मेरे घर में भी एक शर्त थी कि अगर आपकी मार्कशीट की स्कोरिंग अच्छी जा रही तो ही आप मैदान में जाने लायक बने रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणा भी बनी रही, मोटिवेशन भी बना रहा है कि जिससे मैं एक अच्छा खिलाड़ी के साथ साथ अच्छा स्टूडेंट भी बना रहा। लेकिन खेलोगे कूदोगे नवाब वाली भारत की प्रथा नहीं रही। सर, खो खो से आपने स्टार्ट किया जी, एथलीट, हैंडबॉल, हाई जंप, उसके बाद में स्विमिंग, आप ताइक्वांडो, फिर उसके साथ साथ तमाम खेल। कैसे प्रेशर ये शुरू से अब तक आप मैनेज करते रहे? एक्चुअली ये प्रेशर नहीं है, ये लगाव है। ये बोले कि ये पैशन है, या ये बोले कि जिसको आप प्रेशर बोल रहे हैं, ये जीवन में जीने के लिए मुझे अंदर से एक प्रेरित करने वाला विषय है खेल। जब मैं सबको बोलता हूँ कि आप जब मैं बहुत टायर्ड फील करता हूँ या बहुत पजल्ड फील करता हूँ तो उस मैदान में जाके बैठ जाता हूँ जहाँ पे बच्चे खेल रहे हों। आप भी कभी इसको ट्राई करके देखिएगा, बच्चे खेल रहे हो, आप थोड़ी देर के अंदर आपके अंदर वो बचपना, वो खेल, आपके अंदर वो ऊर्जा फिर से वापस आ जाएगी और आप पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये प्रेशर नहीं है, मैं जिसको एंजॉय करता हूँ, मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मैं खिलाड़ी हूँ, उतने ही गर्व से कहता हूँ कि मैं आज भी खिलाड़ियों के साथ रहता हूँ। जी जी, अभी हाल ही में आपने एक आयोजन कर रहे हैं कानपुर में, शहर में आयोजन कर रहे हैं, उसमें तमाम खेल सम्मिलित हैं। तो इस आयोजन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ का एक जिम्मेदार पद पे हूँ। उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ में स्पोर्ट्स सेल का चेयरमैन हूँ और कानपुर मंडल और ज़िले में भी ओलंपिक संघ का पद एक दायित्व रखता हूँ। उस नाते भी और खिलाड़ी होने के नाते भी और विभिन्न खेल संघों में जुड़े होने के नाते मेरा जिम्मेदारी बनती है कि उनको पूरा और निर्वहन करना चाहिए, उन बच्चों तक खेलों को लेके जाना चाहिए। उसी कड़ी में एक प्रयास है, हर साल पिछले कई वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं। इस बार उसको विशेष रूप से एक उत्सव की तरह एक बड़े रूप में देने की तैयारी है और उद्देश्य उसमें इतना है कि कानपुर क्या भारत में सब बच्चे, सारे बच्चे खेल से जरूर जुड़े रहें और सबके पास खेल जाए, हम उन बच्चों तक खेल लेके जाएं। शायद वो प्रेरणा उनके घर तक जाएगी तो एक दिन उनके माँ बाप, जैसे कि एक विशेष खेल है क्रिकेट, उसकी तरह अन्य खेलों की ओर भी उनको मोटिवेट करके ले जाएंगे। उसको उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे प्रयास कर रहा हूँ और ये जो यूथ ओलंपिक गेम्स भी एक उसी की ओर चलने वाला एक कदम है। ऐसा क्या इच्छा या स्वप्न आपका रह गया जो अभी तक अधूरा है या पूरा होने की कगार पर? ये आपने ऐसा प्रश्न किया कि ये अभी तक मेरे घर में भी किसी ने पूछा आज तक। सच बात ये है कि मैं खेल जीवन में एक चीज़ को हमेशा मिस करता हूँ और वो शायद अभी पूरी नहीं हो सकती ऐसा लगता है मुझे, पर आगे पता नहीं ईश्वर कराए कि कभी भी भारत की धुन मेरी वजह से बाहर या किसी भी पोडियम पे नहीं बजवा पाया। तो इस बात का दुख है, बार बार एक्सीडेंट हुए, कुछ हुआ, उस वजह से रह पाया। पर इस तरह के फंक्शंस होंगे, इस तरह के टूर्नामेंट कराना, बच्चों में ऐसे गेम्स लेके जाना, ऐसे आयोजन करना खेलों के, तो शायद मैं या मेरी तरह या मेरे जो बच्चे हैं या आने वाली पीढ़ी है, बहुत सारे रजत जाके पोडियम पे जाएंगे, धुन बजवाएंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे, अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। इस तरह का प्रयास है और वो स्वस्थ भी रहेंगे और खेल के साथ घर में एक बहुत पॉजिटिव वातावरण बनता है, बिल्कुल, उसका भी आनंद लेंगे।
दूर दराज के जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, हाँ। वहाँ तक कैसे पहुँच हो पाएगी? किसी भी खेल को कैसे वहाँ पर ले जाया जा सकता है? ऐसा कोई प्रयास है, ऐसा कोई अवधारणा बनी होगी? बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न भी है, विचार भी है। एक्चुअली ये अभी हम लोगों के मन में आता है। हर साल में कानपुर में या प्रदेश में, शहरों में हम लोग खेलों के आयोजन करते हैं। बाई चांस इसी वर्ष एक निर्णय लिया है, जैसे कानपुर में यूथ ओलंपिक गेम्स आयोजित हो रहे हैं, इसमें अभी भी एक निर्णय लिया गया है कि कानपुर देहात, शुक्लागंज, उन्नाव, कानपुर के सराउंडिंग जो एरिया है, तो इस यूथ ओलंपिक गेम को कानपुर यूथ ओलंपिक गेम के अलावा कानपुर यूथ ओलंपिक गेम्स ग्रेटर कानपुर करके, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित हो सके, उन तक भी खेल पहुंच सके, इस तरह का आयोजन करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और एक बात और है, मैं क्रीड़ा भारती से भी संबद्ध हूँ, मेरा उसमें जिम्मेदारी भी है, तो उसमें भी मेरा हम लोग का उद्देश्य बनता है कि घर घर, गांव गांव, पंचायत पंचायत, ग्राम सभा तक खेलों को लेके जाना और बच्चों को खेल की ओर मोटिवेट करना। और ना ही बच्चों को बल्कि बड़ों को भी, खेलने का कोई जीवन नहीं होता, खिलाड़ी की कोई उम्र नहीं होती। रिटायरमेंट की हर चीज़ में रिटायरमेंट की एज होती है, हर चीज़ डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट की होती है। सिर्फ खेल एक ऐसा विषय है, खिलाड़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती। इस खेल सबके लिए आवश्यक है। गाँव गाँव तक जाने का हम लोग विचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इसी आयोजन के साथ ही। बहुत सी महिलाएं हैं लगातार खेल में आगे जा रही हैं। महिला वर्ग का विशेष योगदान प्रत्येक खेलों में रहा है, चाहे वो क्रिकेट हो या अन्य गेम हो, सब में। लेकिन आज भी ग्रामीण परिवेश में ऐसी अवधारणा है कि जो लड़कियां हैं, जो बालिका वर्ग हैं, उनको खेलों में प्रतिभागिता का अवसर नहीं दिया जाता है। कहाँ पे चूक होती है? कहीं ना कहीं हम उन तक वो अपने विचार सही ढंग से पहुंचा नहीं पाए, और उसमें विशेष जिम्मेदारी हम बड़े जिम्मेदार लोगों की बनती है। क्योंकि अभी उनके अभिभावकों को हम लोग दोष देने की कोशिश करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है उन अभिभावक तक खेल का विषय सही तक से पहुंचा नहीं पाए। उनको जिस दिन हम ये खेल का विषय उस विस्तृत रूप में दिखा देंगे या समझा देंगे, या उन बच्चों को सुरक्षित महसूस कराएंगे, वो वातावरण देंगे, तो निश्चित रूप से वो अभिभावक, बच्चे सब, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों या किसी भी दूरगाम कहीं कोने पे हों, वो सब खेल के लिए जरूर अवसर चाहेंगे। आज भी आर्थिक रूप से बहुत बच्चे पिछड़े हैं या उनके परिजन पिछड़े हुए हैं। क्या प्रयास किया जा रहा है उसके लिए? सरकार की ओर से क्या प्रयास हो रहे हैं? हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, बहुत से खिलाड़ी भी चैनल को देखते हैं, वो भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये कैसे हो पाएगा। आर्थिक रूप से जो बच्चे पिछड़ रहे हैं या खेल में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए क्या प्रयास हो सकता है? देखिए, सरकार अपनी बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही खेल के लिए। सरकार योजनाएं लाती है, इसमें कोई शक नहीं। और एक बात मैं फिर आपके माध्यम से समाज तक देना चाहूँगा, सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है हर चीज़ के लिए, ऐसा मन में बना के बैठना, ये हम सबकी बड़ी एक तरीके से ये रोग है, ये ग्रस्त है हम लोग इस चीज़ से, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ पूरी सरकार पे निर्भर हो जाए जाके। सरकार हमें अवसर देती है, रास्ता देती है, मौके देती है, विचार रखती है, लेकिन हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हमको सोचना चाहिए कि जो भी जितने भी साधन हैं उनका सही उपयोग कर सकें। मैं विशेष रूप से इस आपके माध्यम से समाज के उन जिम्मेदार संघ के पदाधिकारियों से और खेल के अधिकारियों से बोलना चाहूँगा कि जो उनको दायित्व दिया गया, जो जिम्मेदारी दी गई, खासतौर से जो खेल के अधिकारी हैं, वो सही ढंग से सरकार की नीतियों को, खेल के विचारों को लोगों तक पहुंचाएं, तो ये सारी बाधाएं समाप्त की जा सकती हैं। जो ये लगता है कि आर्थिक कमजोरियां, ऐसा कोई विषय नहीं समाज में। बहुत सारे स्पॉन्सर हैं, छोटे छोटे बच्चे को भी एक मौका मिल जाता है, लोग सामने आ जाते हैं, तो वो उन तक, बच्चों तक ये अवसर जाए कैसे, इस पे सबसे पहले विचार। क्रिकेट, कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये भारतीय खेल नहीं है। तो क्या लगता है, क्रिकेट में जिस तरीके से लोग इन्वॉल्व होते हैं, कारपोरेट सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती, अन्य खेलों को नहीं मिल पाती हैं, कहाँ पे चूक होती है या क्या कमी रह जाती है? सबसे पहले तो क्रिकेट संघ के सभी अधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ कि उस खेल को उन लोगों ने ये मुकाम दिया, इस तरह से उसको प्रचारित किया, खिलाड़ियों के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया। सारे संघों को उस स्तर पे जाके सोचना चाहिए, उसी सकारात्मक विचार के साथ खिलाड़ियों का स्तर लेके सोचना चाहिए। एक दूसरी बात, कमी कहाँ रह गई? कमी हम में रह गई। उन्होंने तो वो वातावरण बना के खड़ा कर दिया। यहाँ पे हम ईर्ष्या करें ये विषय नहीं है। यहाँ पे
हमें उनसे कैसे अपने खेल संघों को, खिलाड़ियों को, खेल को सुधारा जाए, इस पे विचार करना चाहिए। दूसरी बात, मैं दूसरा बड़ी जिम्मेदारी आप सबको ही देता हूँ। मीडिया बहुत बड़ा जिम्मेदार है कि क्रिकेट के अलावा खेलों को इतना विस्तार नहीं हो पा रहा है। अभी अभी मैंने एक दिन एक बैठक में बात बोली थी, तो उसी तरह के आपको भी बताऊंगा कि आप किसी भी मीडिया, समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल की न्यूज़ देखिए, अगर खेल का जो पृष्ठ है तो 70 से 80% क्रिकेट, या किसी मतलब क्रिकेट से मुझे कोई बुरा, मैं तो उसको तारीफ करूंगा कि भाई उन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया। आपने उसको 70% जगह दे रखी है, बाकी सारे खेलों को आपने 30% जगह दे रखी है। तो जिस स्तर पे आप उनको जगह दे रहे हैं, उसी स्तर पे हमारे भारत के लोग उसी तरह आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, खेल में वो योगदान दे रहे हैं। तो आप बदलिए, खेल अपने आप उन्नति कर जाएगा। आप वो मौका बढ़ा दिए, इस 70 उल्टा कर दिए 30, तो शायद लगता है खेल का प्रदर्शन और खेल के मेडल बदल जाएंगे। क्या लगता है अभी आपको कि खेल में, विभिन्न खेलों में अभी सुधार की आवश्यकता है? खेलों में सुधार की आवश्यकता से ज़्यादा हम सब, देखिए सुधार विषय बड़ा आसान है बोलना, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में हम सब में व्यक्तिगत सुधार की आवश्यकता है। अगर हम वास्तव में खेल से स्नेह करते हैं, खेल को प्यार करते हैं, तो अपने घर से खेल प्रारंभ करके अपने बगल वाले और जो ज़रूरतमंद खिलाड़ी उसके साथ एक बार खड़े होकर देखिए। और कितने लोग ऐसे हैं कि खेलने जाते हैं भारत में। मैं यहाँ पे विदेशों में देखता हूँ कि लोग अपने पोते को, नाती को लेके मैदानों में, स्विमिंग पूल में, इंडोर हॉल में खेलने जाते हैं सुबह शाम। भारत में ये एनवायरनमेंट नहीं है, ऐसा वातावरण नहीं है। तो इस ओर सोचना चाहिए कहीं ना कहीं कि ऐसा वातावरण बने। हाँ, साथ में एक बात मैं आपके माध्यम से एक बात सबको ये बोलना चाहता हूँ, पूरे शहर, पूरे समाज के लोगों को, प्रदेश के, भारत के लोगों को, प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो जगह जगह ये फूल पत्तियों के पार्क और चेयर और ये फुटपाथ बना रहे हैं, डायबिटिक पार्क तैयार कर रहे हैं, इनको प्लीज़ डायबिटिक पार्क्स मत बनाइए। ये तब की व्यवस्था है जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आपको डायबिटीज़ पॉजिटिव हो जाएंगे, तब उसमें वॉक करेंगे। लेकिन आपने वो मैदान खराब कर दिया जहाँ बच्चा आपका खेल के उस डायबिटीज, उस बीमारियों से, रोगों से बच सकता था। आपने वो रास्ता जरूर बना दिया कि वो एक दिन फिर इसमें डायबिटिक होके वॉक करेगा। आप सबसे निवेदन है, खेल के मैदान को खेल का मैदान बना रहने दीजिए, खेलने दीजिए बच्चों को। सर, हमारे दर्शक और बहुत सारे खेल के खिलाड़ी आपको देख रहे हैं इस समय, और हम ये चाहते हैं जो आपका यूथ ओलंपिक गेम्स जो आयोजित हो रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दें। यूथ ओलंपिक गेम्स कानपुर में आयोजित हो रहे हैं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ओलंपिक गेम्स एक आयोजित होते हैं और यूथ ओलंपिक गेम्स में क्लास 12 तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। और ये कानपुर के ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों के जितने भी स्कूल के बच्चे हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। लगभग 36 गेम्स इसमें आयोजित हो रहे हैं, महिला और पुरुष, मतलब बालक और बालिका वर्ग में। और ये इनका आयोजन विभिन्न स्कूलों में किया जाएगा, जिसका समस्त संचालन कानपुर ओलंपिक संघ द्वारा किया जाएगा। और सभी बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट और गिफ्ट्स इसके द्वारा दिए जाएंगे। और आगे उनको कैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी दिए जाएंगे जो अच्छे बच्चे हैं। इस तरह की योजना है जो कि 25 अप्रैल से स्टार्ट होगी, 5 मई तक कानपुर में चलेंगे विभिन्न केंद्रों। सर, हम ये भी चाहेंगे कि जो युवा खेल में आगे जा रहे हैं या जो प्रयास कर रहे हैं या जो छोटे बच्चे भी आपको देख रहे हैं इस समय, या वो भी खेल में आने का रुझान उनका है, उनके लिए कोई बहुत उत्साहवर्धक संदेश जो आप देना चाहें। हाँ, जैसे अभी तक हम लोगों ने बात करी कि खेल, खिलाड़ी, कोच, सरकार, अधिकारी, एसोसिएशन, उसी तरह मैं खिलाड़ियों को भी बोलूँगा कि जी भर के खेलो, दम लगा के खेलो, बहुत अच्छा खेलो, बहुत शुभकामनाएं। एक निवेदन आप सबसे भी खिलाड़ियों को करूँगा कि अपने गुरु और माता पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके, उनको जिस गुरु ने जो आपको सिखाया है उसको कभी मत भूलना, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप उनका हमेशा धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते रहना। और कभी भी खेल में आए हुए क्षण जब कभी आप असफल हो तो उसको एक चीज़ ये मान के चलना कि ये निश्चित रूप से वो टैबलेट है जो, जैसे कि कोई बीमारी होती है, बुखार आता है, पैरासीटामॉल खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार जब आप कहीं डिफीट खाते हैं
तो इसी तरह ये हार होती है आपकी जीत की ओर ले जाने वाला वो दवा है जो आपको अच्छे से उस मुकाम तक पहुंचाएगी। हमेशा याद रखो, मेडल पहनने के लिए भी सर झुकाना पड़ता है, तो खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं तो एक बार झुकना पड़ेगा, दबना पड़ेगा। उसको सहज स्वीकार करो, माता पिता के गुरु को प्रणाम करते हुए खूब आगे बढ़ो। बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, खिलाड़ियों की तो बात हो गई, लेकिन उन खिलाड़ियों को तराशने के लिए यानी कि कोच और प्रशिक्षक, उसकी बात नहीं होती है। तो सर, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि जो खेल कोच हैं, किसी भी खेल के हों, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, या वो भी प्रेरित हों, वो भी दूर दराज जा करके बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, वो कैसे हो पाएगा? देखिए, एक मानसिकता है, प्रशिक्षक स्वयं में एक भगवान का स्वरूप होता है। मेरा अपना खुद का मानना है, मैंने ये एहसास किया है। निश्चित रूप से मानिए, प्रशिक्षक स्वयं एक भगवान का स्वरूप होता है। लेकिन एक साथ में एक बात और जोड़ूंगा, द्रोणाचार्य प्रशिक्षक थे, लेकिन उनका बेटा, उन्होंने कभी अपने बेटे पर पूरा फोकस नहीं किया। अर्जुन, कर्ण, सबको उन्होंने शिक्षा दी, जैसे जैसे जो भी है, जो भी बड़े प्रशिक्षक हुए, वशिष्ठ जी हुए, विश्वामित्र जी हुए, जो भी हुए। तो उसी तरह प्रशिक्षक को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी आपके सामने सारे स्टूडेंट प्रशिक्षार्थी खड़े हैं, सबके लिए समभाव रखना चाहिए, समान रूप से देखना चाहिए, अपना 100% उनको प्रयास देते हुए एक विचार ये भी रखना चाहिए कि क्या जिस खेल में मैं इसको प्रशिक्षण दे रहा हूँ, ये स्टूडेंट उस खेल के लायक है या किसी अन्य खेल के लायक है। तो इसका आकलन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रारंभिक दिनों में अगर बच्चे के 2-3 साल किसी एक खेल में निकल जाते हैं, फिर उसके बाद वापस दूसरे गेम में कमबैक करने में बहुत समय लगता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, प्रशिक्षक को ध्यान देना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से प्रशिक्षक एक भगवान का स्वरूप है, इसमें कोई शक नहीं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा, प्रशिक्षक एक भगवान का रूप है। सर, कार्यक्रम के अंत की कड़ी में हम 5 खिलाड़ियों को आपको नाम बताएंगे। उन 5 खिलाड़ियों में आपको हर एक खिलाड़ी के लिए एक शब्द का चयन करना है। अच्छा। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके लिए एक शब्द। तानाशाह। गौतम गंभीर। डिवोटी। सचिन तेंदुलकर। गुरु भक्त। मिल्खा सिंह। चैलेंज एक्सेप्टर। पीटी उषा। माइलस्टोन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रजत आदित्य दीक्षित जी, जिन्होंने सीधे तौर पर खेल और खिलाड़ियों और कोच के लिए और समाज में फैली जो चीजें हैं उनके लिए और यूथ ओलंपिक गेम्स के लिए जो जानकारियां आपको दी। निश्चित तौर पर आपको ये जानकारियां सुनकर और देख करके बहुत आनंद आएगा। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रम तक। मैं सुनील चतुर्वेदी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।